देखिए यूएस में एक फंड है जिसने सिर्फ इस साल 400% का रिटर्न दिया है। The Warren Buffett of Gen Alpha His return, if you invested with them, made 439%. turned his AI reputation into a $45 billion hedge fund. जबकि वहाँ के मार्केट ने मात्र 10 to 15% के रिटर्न्स दिए। और अगर मैं पिछले 1.5-2 सालों की बात करूँ तो इस फंड ने 1000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए। तो पहला सवाल तो तुरंत दिमाग में आपके आया होगा कि ऐसा इस फंड ने क्या किया कि इसने इतनी क्रेजी मात्रा से वहाँ के मार्केट को बीट किया। और फिर इसी सक्सेस के चलते जुलाई 2026 के पहले हफ्ते तक इस फंड का साइज $45 बिलियन यानी कि 4.3 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद जो होने वाला था वो किसी ने सोचा नहीं था। अराउंड जुलाई एंड बहुत सारे एआई स्टॉक्स जैसे कि एनवीडिया, एसके हाइनिक्स, सैमसंग, माइक्रॉन 15 to 18% तक गिर गए। Major tech stocks sell off. Investors are starting to get a little antsy about all the money going into tech right now. और फिर यही फंड जो $45 बिलियन मैनेज कर रहा था जुलाई एंड तक, इसकी साइज हो जाती है मात्र $10 बिलियन बिकॉज ऑफ द ह्यूज लॉसेस। ऐसे में दूसरा सवाल भी आपके दिमाग में आया होगा कि वहां का मार्केट इस दौरान मात्र 3 से 4% गिरा और एआई स्टॉक्स 10 to 15% गिरे। तो ऐसे में ये फंड 70% कैसे गायब हो गया? तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये केस स्टडी है। शायद आपने इस बंदे का नाम भी सुना होगा। जो आज आपको सीखने मिलेगा वो आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा। तो फंड का नाम था सिचुएशनल अवेयरनेस, काफी यूनिक नाम है। चलाने वाले का नाम था लियोपोल्ड एशनब्रेनर। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? उम्र कितनी होगी? मात्र 24 इयर्स। और हेज फंड चलाने का एक्सपीरियंस कितना होगा? 0। बाहर से देखा जाए तो यूएस मार्केट ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई पर है। कोई क्रैश नहीं, कोई पैनिक नहीं, बस थोड़ा बहुत 2-4% गिर गया और ये फंड खत्म हो गया। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि एआई स्टॉक्स गिरने की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन जो असली कारण है वो बहुत अलग है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 24 साल का लड़का जिसे कोई भी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, वो इतना बड़ा हेज फंड मैनेजर कैसे बना? तो देखिए लियोपोल्ड एशनब्रेनर कोई रैंडम ट्रेडर नहीं था। 15 साल की उम्र में उसने स्कूल खत्म की और 19 साल की उम्र में ये लड़का कोलंबिया यूनिवर्सिटी का वेल्डिक्टोरियन यानी पूरे बैच में फर्स्ट था। फिर 2023 में ये ओपन एआई में सिलेक्ट होता है और वहां की सुपर अलाइनमेंट टीम को ज्वाइन करता है। लेकिन 2024 में ओपन एआई ने इसे कंपनी से हकाल दिया। कारण बताया गया कि इसने कुछ कंपनी की क्रूशियल इंफॉर्मेशन लीक कर दी है। कंपनी ने कहा कि इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरनल इंफॉर्मेशन। और निकलने के बाद फिर जून 2024 में उसने एक 165 पेज का एसे लिखा जिसका नाम उसने दिया सिचुएशनल अवेयरनेस। उस एसे में उसने बहुत सारी चीजें इतनी डिटेल में लिखी एआई इंडस्ट्री के बारे में कि एआई कहां पर जाने वाला है कि लोग उसकी बातों से काफी कन्विंस हुए। उसने ऐसे में कहा कि इफ यू आर सीइंग द फ्यूचर इवन क्लोजली टू करेक्टली वी आर इन फॉर अ वाइल्ड राइड। यानी कि अगर एआई रिसर्चर्स का फ्यूचर प्रेडिक्शन थोड़ा भी सही साबित होता है तो दुनिया ऐसे दौर में एंटर करने वाली है जहां सब कुछ बहुत तेजी से बदलने वाला है। अभी जो सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में लियोपोल्ड ने लिखा काफी वायरल हो गया। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि चलो मैं अपना एक हेज फंड शुरू करता। हेज फंड का नाम भी वही दिया, सिचुएशनल अवेयरनेस, क्योंकि उसी से उसकी पहचान बनी थी। अब क्योंकि उसने ओपन एआई में काम किया था, यूनिवर्सिटी में टॉपर था और जो भी चीजें उसने लिखी वो काफी वायरल थी, तो इंडस्ट्री में उसकी रिस्पेक्ट बन गई थी। तो इसलिए शुरुआती फंडिंग लाना उसके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं था। उसे तुरंत लगभग 2000 करोड़ की सीड कैपिटल मिल गई 4 बड़े इन्वेस्टर्स से। स्ट्राइप के को-फाउंडर्स इसमें थे और गिटहब के एक्स सीईओ से भी इन्हें फंडिंग मिली। और शुरू होने के बाद जिस तरह के रिटर्न्स इसने दिए पूरा मार्केट हैरान हो गया। और फिर इस अर्ली सक्सेस के बाद आपने देखा होगा बहुत सारे पॉडकास्ट पर लियोपोल्ड आने लगा और लोग लियोपोल्ड को कंपेयर करने लगे वॉरेन बफेट से। इनफैक्ट कुछ कमेंट्स तो ऐसे थे कि अभी वॉरेन बफेट का जमाना गया, पेशेंस वाला, होल्ड वाला, भी एआई का जमाना है। और जैसे कि सिचुएशनल अवेयरनेस में लियोपोल्ड ने लिखा था कि दुनिया में अब सब कुछ बहुत फटाफट बढ़ेगा, तो एक तरह से इन्वेस्टर्स में भी ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी पैसा भी फटाफट बढ़ेगा, पहले जैसा स्लो नहीं बढ़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आज की डेट में चाहे आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी फंड मैनेजर के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक मार्केट की आपको खुद को बेसिक से एडवांस अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और इसे सीखने की और रिसर्च एनालिस्ट की तरह मार्केट में इन्वेस्ट करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है इस इंडिपेंडेंस डे। इस इंडिपेंडेंस डे हमारे ERAC यानी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कोहॉर्ट पर फ्लैट 40% डिस्काउंट चल रहा है और उसके सिर्फ आखिरी 2 दिन बाकी है। इसकी ऑफर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ये एक 2 महीने का वीकेंड कोहॉर्ट है। इस कोहॉर्ट में हम आपको फॉरेंसिक एनालिसिस, मैनेजमेंट एनालिसिस से लेकर एक रिसर्च एनालिस्ट लेवल की सारी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ताकि आप कन्विक्शन से मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओ। होता क्या है कि हम कई बार अच्छे स्टॉक्स तो ढूंढ लेते हैं बहुत सारे, लेकिन कन्विक्शन ही नहीं आता उनमें इन्वेस्ट करने का, इसलिए अपॉर्चुनिटी कई बार चली जाती है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं रिसर्च का गैप वहाँ पर होता है। तो एक रिसर्च एनालिस्ट बनने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके पास है। तो अगर आप एक स्टॉक मार्केट बिगिनर भी हो या फिर फाइनेंस बैकग्राउंड से भी नहीं हो तो भी कोई बात नहीं,
आप बड़े आसानी से यहाँ पर स्टॉक मार्केट को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आसानी से इन 2 महीनों में सीख जाओगे और उसके बाद कन्विक्शन के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर पाओगे। तो इस इंडिपेंडेंस डे आत्मनिर्भर इन्वेस्टर बनने का एक जबरदस्त मौका आपके पास है। इसकी ऑफर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। सिर्फ 2 दिन बाकी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि 1-2 महीने की बात है, बाद में ये फंड भी खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 महीने हो गए अच्छे रिटर्न्स, 4 महीने अच्छे हो गए रिटर्न्स। तो ओवरऑल फंड के शुरुआत से लेकर अभी जुलाई के स्टार्टिंग तक इस फंड ने 1000% से ज्यादा का रिटर्न दिया और सिर्फ इस साल उसके रिटर्न 400% से ज्यादा थे। अब इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता दो कि इंडिया में अगर कोई म्यूचुअल फंड भी 25% रिटर्न देता है तो इन्वेस्टर्स इतने खुश हो जाते हैं कि पूछिए मत। जो इंडिया का सबसे फेवरेट म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, उसके कंपाउंडेड सालाना रिटर्न लगभग 19 to 20% है एंड पीपल आर वेरी हैप्पी विद दैट। तो आप इमेजिन कीजिए जिन्हें 400% के रिटर्न्स मिल रहे, 1000% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, उनकी हालत क्या होगी। लेकिन इसी इनिशियल सक्सेस के बाद लियोपोल्ड एशनब्रेनर एक ऐसे डिसीजन लेता है जिससे पूरी गाड़ी अब पलटने वाली है। अब देखिए इन क्रेजी रिटर्न्स के लिए एशनब्रेनर का एआई में नॉलेज था जो उसे काम में आया। कौन सी कंपनी अच्छी करेगी, कौन सी नहीं, कौन सी शॉर्ट टर्म में बढ़ने वाली, इसकी उसे अंडरस्टैंडिंग आ गई थी और वो अच्छे से वर्कआउट भी कर रही थी। लेकिन क्योंकि अभी फंड का साइज बढ़ रहा था, प्रेशर भी बढ़ रहा था रिटर्न्स के लिए, तो इस इनिशियल सक्सेस के बाद एशनब्रेनर वॉल स्ट्रीट की बड़ी बड़ी बैंक्स के पास गया और वहां से उसने मांगा पैसा कितना, तो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और वो भी उधार। कितना पैसा, तो 400% का लिवरेज एशनब्रेनर ने पहले भी लिया था, लेकिन अब जो लिवरेज वो लेने जा रहा था वो अनप्रेसिडेंटेड था। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 400% लिवरेज का मतलब क्या था लियोपोल्ड के लिए और कैसे इस एक डिसीजन का उसके पूरे हेज फंड पर इंपैक्ट पड़ने वाला था। पॉजिटिव नेगेटिव वो तो बात की बात थी। सो सबसे पहले समझते हैं नॉर्मल इन्वेस्टिंग को। तो मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है, तो आप 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदोगे, राइट। अब अगर शेयर प्राइस 10% ऊपर जाती है तो आपको 10% का प्रॉफिट होगा, अगर शेयर प्राइस 10% नीचे जाती है तो आपको 10% का नुकसान होगा। ये एक बिल्कुल नॉर्मल केस है। लेकिन लियोपोल्ड के केस में अब सिचुएशन बदलने वाली थी। अब मान लीजिए यहाँ पर आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हो जहाँ सिर्फ 10 लाख रुपए आपके पास होने के बाद भी आप 40 लाख रुपए के शेयर्स खरीद सकते हो। इसी को कहते हैं 4x लिवरेज। अब ये काम कैसे करता है, तो ब्रोकर या बैंक आपको बाकी के 30 लाख रुपए उधार दे देते हैं, यानी आपके पास अपने सिर्फ 10 लाख रुपए हैं और ब्रोकर या बैंक के 30 लाख रुपए हैं। तो इसकी मदद से अब मार्केट में बड़ी आसानी से 40 लाख रुपए की पोजीशन ले सकते हो। अब इसका फायदा क्या है, तो अगर शेयर 10% ऊपर गया यानी 4 लाख रुपए का प्रॉफिट, लेकिन आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख की है, तो क्योंकि आपने 4x लिवरेज लिया है तो 10% मार्केट बढ़ा तो आपको 40% का फायदा हो गया। लेकिन अगर 10% मार्केट गिरता है तो आपको 40% का नुकसान हो जाता है। अब ये तो बात थी 10% की। अब इमेजिन कीजिए अगर शेयर प्राइस 25% से गिर जाती है तो क्या होगा। तो ऐसे केस में आपका 4x लिवरेज है तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 100% आपको नुकसान होगा, यानी आपका पूरा पैसा गायब। तो जब भी आप एक लिवरेज पोजीशन लेते हो तो क्या होता है जनरली कि जैसे ही आपके शेयर्स बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं, जिन लोगों ने आपको पैसा उधार दिया वो आपके पास आते हैं, बोलते कि यार आप और पैसा जमा करो, नहीं तो हम आपके शेयर्स बेच देंगे, और इसी चीज को मार्जिन कॉल कहते हैं। अब इंडिया में इस तरह की जो लिवरेज पोजीशंस है वो काफी हद तक लिमिटेड होती है, उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये मार्केट यूएस और बाकी कंट्रीज में काफी ज्यादा चलता है। अब देखिए एक्सट्रीम लिवरेज आप कब लेते हो, जब आपके पास एक कन्विक्शन है कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही होगा और उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो इसलिए आप बोलते हो कि चलो मैं लिवरेज लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब इसे आप $45 बिलियन के स्केल पर ले जाइए। एशनब्रेनर ने सारी लिवरेज पोजीशन लेने के कुछ टाइम तक अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे, ही वाज हैप्पी, उसके इन्वेस्टर्स बड़े खुश थे। लेकिन फिर जुलाई के सेकंड हाफ में कुछ अजीब होने लगता है। एआई स्टॉक्स अचानक से गिरने लगते हैं, और कितने गिरते हैं तो सीएनबीसी के हिसाब से सिचुएशनल अवेयरनेस की Q1 की जो टॉप होल्डिंग्स थी वो थी नेबियस, सैंडिस्क, माइक्रॉन और कोरव्यू। ये सब जुलाई में 35% से ज्यादा गिर गए। अब ऐसे में क्या हो गया कि आपकी पोजीशन लिवरेज्ड है, आपके स्टॉक्स 35% गिरे। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिर गए, 35-40% तक, कुछ कम गिरे। लेकिन इस बड़ी गिरावट के चलते जिन लोगों से आपने लोन लिया, पैसे उधार लिए थे, वो कौन कौन थे, वो थे बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स और JP मॉर्गन चेज। जैसे ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिर गए, अभी कुछ कम गिर गए, कुछ ज्यादा गिर गए, लेकिन अल्टीमेटली एक बड़ा फॉल था क्योंकि लिवरेज पोजीशन थी। तो ऐसे में तीनों लियोपोल्ड के पास गए कि यार आपको कुछ कोलैटरल जमा करना पड़ेगा। अब कोलैटरल कहाँ से लाए। अब कोलैटरल आप नई इन्वेस्टमेंट से ला सकते हो, जो भी नया फंड में पैसा आ रहा है, लेकिन अब फंड में पैसा आना भी बंद हो गया था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एआई का काफी ज्यादा गिर रहा था। तो ऐसे में लियोपोल्ड के फंड को चाहिए थी कैश, और कैश के लिए फिर अभी शेयर्स बेचने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन लियोपोल्ड के पास नहीं था। अब शेयर्स भी इतने बड़े, बेचे किसको। तो यूएस में क्या है ना कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो आपसे डायरेक्ट डील करके वो पोर्टफोलियो ले लेते हैं। अब इसमें एक शातिर प्लेयर है जिसका नाम है सिटाडेल केन ग्रिफिन की कंपनी है। इस शख्स को आपने कहीं देखा होगा इंटरव्यूज में वगैरह, वेरी शार्प माइंड। ये पर्टिकुलरली सिटाडेल जो है वो इसे ऐसी कंपनीज को देखते हैं जिन्होंने कुछ गलत डिसीजंस लिए। गलत डिसीजंस इन द सेंस, मैं आपको बता दूं कि यूएस के एक बड़े इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट और उनके पार्टनर चार्ली मंगर। तो उन्होंने कहा था कि एक स्मार्ट व्यक्ति है ना 3 तरीके से ब्रोक हो सकता है, 3 तरीके से बर्बाद हो सकता है। उसे वो 3L कहते हैं। पहला L लिकर, दारू, सेकंड है लेडीज, और थर्ड है लिवरेज यानी कर्जा।
अब ऐसे में जो सिटाडेल है वो इस कोड को बहुत अच्छे से समझती है, तो वो जनरली दे आर ऑलवेज ऑन अ लुकआउट कि किसने ऐसी गलतियां की है, उनसे फिर जाके वो डिस्काउंट में शेयर्स लेते हैं। ऐसा नहीं कि जो रेट चल रहा है उस पर वो डिस्काउंट में लेते हैं और तुरंत पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लेने की रिस्क भी रखते हैं। अब सिटाडेल के बारे में आपको बता दूं तो आपको गेम स्टॉप सागा याद होगा, उस पर नेटफ्लिक्स ने एक सीरीज भी बनाई कि कैसे मेलविन कैपिटल ने उस स्टॉक को शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन कुछ लोग जो यंग ट्रेडर्स थे उन्होंने स्टॉक को जबरदस्ती ऊपर चढ़ाया और मेलविन कैपिटल खत्म होने तक आया था, तब इन्होंने इसे बचाया था सिटाडेल ने। और उसके बाद एक फंड था जिसका नाम था सोर्ड कैपिटल, उसने 2005-6 में इसी तरह की लिवरेज पोजीशन ली थी, लेकिन क्रेडिट मार्केट में ली थी, तो उनका भी एक मार्जिन कॉल एक तरीके से हिट हुआ था, जिसके बाद सिटाडेल ने वहां पर आकर उनका पोर्टफोलियो खरीद लिया था। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में सिटाडेल ने पूरी तरह से एक मार्केट की स्टडी कर ली, सब कुछ चीजें समझ ली और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि चलो यार स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन मुझे 10% का और डिस्काउंट चाहिए। अब लियोपोल्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं था मार्केट में अपार्ट फ्रॉम सिटाडेल्स डील। उसके बाद उसने डील कर ली कि ठीक है, मेरा जो $15 बिलियन का लगभग पोर्टफोलियो है एआई स्टॉक्स का, आप ले लो, वहां से मुझे पैसा है, वो पैसा मैं बैंक को दूंगा और इस चीज से छुटकारा पाऊंगा। लेकिन अभी लियोपोल्ड का नसीब तो देखो कितना खराब था कि जैसे ही सिटाडेल के पोर्टफोलियो खरीदने की खबर मार्केट में आती है, वही एआई स्टॉक्स जो लियोपोल्ड के पोर्टफोलियो में थे तब तक गिर रहे थे, अगले दिन से वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि मार्केट का सबसे बड़ा फोर्स सेलर जो था वो सिचुएशनल अवेयरनेस फंड था, उसे अभी सिटाडेल ने खरीद लिया है, तो और ज्यादा गिरावट अभी होगी नहीं। और इसके बाद नास्डैक कंपोजिट इंडेक्स लगातार दूसरे दिन भी चढ़ता चला गया। यानी कि सिंपली अगर ये लिवरेज पोजीशन ना होती तो जो भी गिरावट थी वो बाद में रिकवर भी हो गई, लेकिन उतना टाइम एशनप्रेन्योर के पास नहीं था क्योंकि उसने लिवरेज पोजीशन ली थी और वो बैकफायर हो गई। अब ऐसे में एक और सवाल आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि एक बहुत बड़ा हेज फंड है तो उसके नाम में हेज है, ये लोग क्या करते हैं कि अपने रिस्क को कम करने के लिए हेजिंग करते हैं। हेजिंग इज बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट थिंग कि आपने अगर एआई स्टॉक्स में बहुत ज्यादा रिस्क है उसमें एंट्री की है तो उसे ऑफसेट करने के लिए कई बार आप डेरिवेटिव्स के जरिए हेजिंग कर लेते हो कि अचानक से मार्केट गिर गया तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, या फिर किसी और सेक्टर्स पर भी आप बेट लगाते हो। तो यहाँ पर एशन बेनर ने जो हेजिंग की थी ना वो भी काफी रिस्की थी। रिस्की इसलिए क्योंकि एशन बेनर को लगा कि देखो मैं एआई स्टॉक्स की तरफ जा रहा हूँ, जैसे कि एआई हार्डवेयर, चिप्स, मेमोरी, डेटा सेंटर, पावर, इन सभी पर एशन बेनर काफी लॉन्ग था। लॉन्ग था मतलब पॉजिटिव था, अच्छी पोजीशंस उसने बाय पोजीशंस वहां पर ली थी, यानी कि ऊपर जाएंगे। और इन्हें हेज करने के लिए उसका ये था कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो फेल हो जाएगी, जैसे एआई चढ़ेगा तो कुछ कंपनीज का तो नुकसान होगा, तो उसने एडोबी और उसके जैसी काफी सारी कंपनीज को यहाँ पर शॉर्ट किया। अब दिक्कत क्या हुई कि लियोपोल्ड का नसीब ही इतना अजीब था, पहले तो वो कि शेयर्स सिटाडेल को बेच दी, वापस रिकवरी हो गई। यहाँ पर क्या हो गया जुलाई एंड में, जहाँ पर एआई स्टॉक्स बहुत तेजी से गिर रहे थे, वही जिन स्टॉक्स को इसने शॉर्ट किया था जैसे कि एडोबी और बाकी सॉफ्टवेयर स्टॉक्स, वो ऊपर चले गए अचानक से। इनफैक्ट इंडियन मार्केट में भी उस दौरान काफी ज्यादा खरीदारी हुई। अब देखो तो एफआईआई की जो खरीदारी है वो काफी ज्यादा हुई है पिछले 15-20 दिनों में। रीजन बीइंग कि बहुत सारे लोगों ने वहां से एग्जिट किया एआई स्टॉक से, और कोरियन मार्केट में भी इसी तरह की चीज हुई, वो भी हमने वीडियो बनाया, वहां पर भी लीवरेज वाली सिचुएशन हो गई। जो आम इन्वेस्टर्स थे, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनको बहुत भारी भक्कम नुकसान हुआ। वहां पर भी जो 3L वाली मिस्टेक थी, चार्ली मंगर बताते हैं, वही मिस्टेक वहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने की और वही मिस्टेक यहाँ पर लियोपोल्ड ने भी की। मतलब लियोपोल्ड के नसीब को लेकर एक और चीज आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल मार्केट ज्यादा नहीं गिरा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में मॉर्गन स्टैनली का सेक्टर न्यूट्रल मोमेंटम इंडेक्स था, सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन में 17.4% गिरा। आई मीन ये आपको बता दूं कि ये फॉल .com बस से भी ज्यादा बुरा था और 2020 के पैंडेमिक से भी, अगर इस इंडेक्स की और इतनी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की बात करें तो। इस पर वहां के कई सारे एनालिस्ट इंक्लूडिंग जोनाथन क्रिंस्की ने कहा कि इतना फास्टेस्ट और लार्जेस्ट मोमेंटम क्रैश मॉडर्न हिस्ट्री में इससे पहले हमने नहीं देखा। अब लियोपोल्ड को फंड को तो इसमें काफी बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन एक और चीज, क्या इसका ये मतलब है कि एआई बबल बस्ट हुआ? तो आपको बता दूं कि नहीं, ये क्रैश काफी मोमेंटम वाला ही था, प्रॉपर क्रैश यहाँ पर हुआ ही नहीं, क्योंकि जैसे ये फोर्स सेलर था, सिचुएशनल अवेयरनेस ये मार्केट से हट गया, एआई स्टॉक्स शार्पली रिबाउंड हुए और इसी के चलते कई सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो अभी भी एआई स्टॉक्स पर शॉर्ट पोजीशन लिए हुए बैठे हैं, जिसमें से एक है हमारे माइकल बरी, जिनके 2008 के कारनामों पर एक मूवी भी आई थी, द बिग शॉट। माइकल बरी ने काफी क्रेजी पैसा 2008 के क्रैश में कमाया। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी कई बार क्रैश की वार्निंग्स दी, लेकिन बाद में वो पैसा नहीं कमा पाए। तो देखना पड़ेगा कि अभी कमाएंगे क्या, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है अपने सबस्टैक आर्टिकल में। उन्होंने लिखा है कि एआई इंडस्ट्री के बहुत से डिमांड असली कस्टमर से नहीं बल्कि फाइनेंसिंग अरेंजमेंट से चल रही है। उनका कहना है कि जो लोग एआई यूज कर रहे हैं, दे आर हेवीली फंडेड, कुछ खास आउटपुट आ नहीं रहा है, तो ये बबल बस्ट होना है सूनर और लेटर। और इसलिए उन्होंने माइक्रॉन, सेमीकंडक्टर ईटीएफ और एनवीडिया पुट्स पर बेरिश पोजीशन और बढ़ा दी है। यानी अगर ये स्टॉक्स गिरे तो उनका बहुत ज्यादा फायदा होगा एंड ही विल मेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और गलती से उल्टा होता है तो काफी ज्यादा नुकसान उन्हें इस सिचुएशन में हो सकता है। तो सिंपल कंक्लूजन में आपको बता दूं कि जो भी लियोपोल्ड के साथ हुआ वो स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से नहीं हुआ,
और एआई की वजह से भी नहीं हुआ। वो बेसिकली उन्होंने बहुत क्रेजी लिवरेज पोजीशन ली जो मिस्टर बफेट जनरली नहीं कहते। अब यहाँ पर इस पूरे कारवा में मैं उस पॉडकास्ट के अगेन मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था, लोग बोल रहे थे कि बफेट का जमाना गया, अभी नया जमाना है, मॉडर्न जमाना, एआई का जमाना है, फटाफट रिटर्न्स बनेंगे, फटाफट लोग करोड़पति अमीर बनेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जिन्हें आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, नो मैटर आप किस दुनिया में जी रहे हो। और ये 3L वाला रूल मुझे लगता है कि आज से 1000 साल पहले भी लागू था, कल भी लागू था और भविष्य में भी लागू रहेगा। और ऐसे में इंडियन मार्केट में भी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी काफी भारी मात्रा में चल रही है। रिसेंटली जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने सवाल भी उठाया है कि इस पर कुछ कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो नंबर 3-4 गुना बढ़े हैं पिछले 1-1.5 सालों में, और इसी तरह से बढ़ता रहा तो यहाँ पर भी एक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन इंडिया उतना लिवरेज नहीं है, अभी भी काफी कमी है। लेकिन फिर भी अपने आप को आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि अगर कल मार्केट 30% से गिर जाता है तो मुझे 30% ही नुकसान होगा या फिर मेरा भी 100% चला जाएगा। क्योंकि ज्यादा लिवरेज आपको शॉर्ट टर्म में ऑप्टिमिज्म दिखा सकता है कि ठीक है मैं पैसा कमा लूंगा, लेकिन अगर गलत होता है तो ये पूरा खत्म कर देता है आपको। और इस तरह की चीजें फिर सिटाडेल को चाहिए होती है, लेकिन सिटाडेल यहाँ पर है नहीं। द पॉइंट इज लाइक कि आप बनना है तो सिटाडेल बनो, ऐसी चीजों को अपॉर्चुनिटी का फायदा लो। केन ग्रिफिन उस तरह की अपॉर्चुनिटी का बहुत ज्यादा फायदा लेते और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी बने हैं सेम चीज करके कि दूसरों की गलतियों से मैं पैसा बना लूं। तो इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स के साथ आज यहाँ पर रुक जाते हैं। और हाँ, जाते जाते आपको बता दूं कि हर साल इंडिपेंडेंस डे हम एक स्पेशल ऑफर रखते हैं, और इस बार हमने उसे रखा है हमारे ERAC यानी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कोहॉर्ट पर, जहां पर आप एकदम एडवांस लेवल पर जाकर शेयर मार्केट सीखोगे, रिसर्च करना सीखोगे और खुद इन्वेस्टमेंट करना सीखोगे। ये एक पूरा प्रैक्टिकल कोहॉर्ट है जहां पर स्टॉक पिकिंग की पूरी प्रोसेस आप समझते हो। तो इस अपॉर्चुनिटी को, इस ऑफर को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि ऐसी ऑफर आपको बाद में कभी नहीं मिलेगी। इसकी ऑफर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सो सी यू देयर। और यहाँ तक वीडियो देखा है आपने, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के इन डेप्थ रिसर्च और कमेंट्री हम आपके लिए लाते रहते हैं हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 बार, और जो रिसर्च हमारा बिल्कुल अनबाइज्ड है। सो यू लव इट। सो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। और या दैट्स ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।